3.1 परिचय। इस पाठ्यक्रम के पिछले भागों में आपने परिवर्तन, विकास और प्रगति जैसे महत्वपूर्ण विचारों के बारे में सीखा। अब हम इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि ये समाज, लोगों और लिंग से कैसे संबंधित है। इससे पहले हमने पाठ्यक्रम के पहले भाग में इस बारे में बहुत सारी बातें की कि मनुष्य का विकास कैसे होता है। दूसरे भाग में हमने परिवर्तन और प्रगति पर विभिन्न विचारों को देखा। वहां से आगे बढ़ते हुए यह खंड विकास के लक्ष्यों के बारे में बात करके शुरू होता है। हम निष्पक्षता, यह सुनिश्चित करना कि सभी की जरूरतें पूरी हों, विकास में सभी को शामिल करना आदि जैसी चीजों का पता लगाएंगे। महिलाएं हमेशा विकास में महत्वपूर्ण रही हैं, लेकिन कभी-कभी विकास ने उनकी मदद नहीं की है। इसके बजाय इसने कई मायनों में उनके लिए चीजों को कठिन बना दिया है। हम देखेंगे कि चल रहा विकास महिलाओं को कैसे प्रभावित करता है, जैसे लैंगिक असमानता को बदतर बनाना, महिलाओं द्वारा किए जाने वाले काम को बढ़ाना और लैंगिक भूमिकाओं के बारे में रूढ़िवादिता को मजबूत करना। अंत में हम महिलाओं के विकास के बारे में लोगों के विभिन्न विचारों के बारे में बात करेंगे। 3.2 मानव क्षमता की प्राप्ति के रूप में विकास। कुछ लोग विकास को एक अच्छी स्थिति के रूप में देखते हैं। वे एक विकसित समाज को आधुनिक और समृद्ध मानते हैं। अन्य लोग विकास को अलग ढंग से देखते हैं। उनका मानना है कि यह मानवीय जरूरतों को पूरा करने और हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने के बारे में है। आइए विकास के बारे में इनमें से कुछ विचारों पर नजर डालें। मानव व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के रूप में विकास। डडली सीयर्स, जैसा कि थॉमस 2000-33 में उद्धृत किया गया है, ने इस बारे में बात की कि विकास का क्या अर्थ है। उन्होंने कहा कि लोग इस बात पर असहमत हो सकते हैं कि विकास क्या है। हर कोई इस बात पर सहमत हो सकता है कि इससे लोगों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद मिलनी चाहिए। संतों ने कुछ चीजें सूचीबद्ध की जो इसे हासिल करने में मदद कर सकती हैं। पर्याप्त भोजन और अन्य बुनियादी जरूरतें होना। नौकरी करना, इसके लिए भुगतान वाला काम करना जरूरी नहीं है। पढ़ाई करना, पारिवारिक खेत पर काम करना या घर की देखभाल करना। सबके साथ समान व्यवहार करना। सरकारी निर्णयों का हिस्सा बनना। ऐसे देश में रहना जो वास्तव में आर्थिक और राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, विशेषकर पढ़ने लिखने में सक्षम होना। डेविड कॉटन, विकास के विभिन्न तरीकों के एक प्रमुख समर्थक, जिसे वे वास्तविक विकास कहते हैं, उसके लिए 3 मुख्य विचार प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना है कि विकास को 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। निष्पक्षता, यह सुनिश्चित करना कि हर कोई अच्छा जीवन जी सके। चीजों को चालू रखना, पृथ्वी की चीजों का इस तरह से उपयोग करना जिससे भविष्य को नुकसान न हो। सभी को शामिल करना, प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार, समूह और समुदाय में सम्मान पाने और मदद करने का मौका देना। एक अन्य विशेषज्ञ, मैनफ्रेड ए मैक्सनीफ, चिली के धन विशेषज्ञ, जो मानवाधिकारों और विकास के नए तरीकों के लिए बोलते हैं, लैटिन अमेरिकी देशों के केवल अधिक पैसा कमाकर विकास करने के प्रयासों से तंग आ गए। वह चीजों को करने के एक नए तरीके के बारे में बात करते हैं जो यह सुनिश्चित करने पर आधारित है कि लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी हों। वह इसे ह्यूमन स्केल ग्रोथ कहते हैं। इस प्रकार बढ़ने के कुछ महत्वपूर्ण भाग इस प्रकार हैं। स्वतंत्रता के साथ योजना बनाना, लोगों को अपनी योजनाएं स्वयं बनाने देना। अधिक स्वतंत्र बनना, स्वयं पर अधिक भरोसा करना। अच्छे तरीके से जुड़े रहना, यह सुनिश्चित करना कि लोग, प्रकृति और प्रौद्योगिकी एक साथ अच्छी तरह से काम करें। व्यक्तिगत और समूह सामग्री को संतुलित करना, यह सुनिश्चित करना कि जो एक व्यक्ति के लिए अच्छा है वह बाकी सभी के लिए बुरा नहीं है। लोग और सरकार एक साथ काम कर रहे हैं,
नियमित लोगों और सरकार के लिए एक साथ काम करने के अच्छे तरीके ढूंढना, बड़ी और छोटी दोनों चीजों के बारे में सोचना, इस बात पर विचार करना कि पूरी दुनिया में क्या होता है, लेकिन हमारे अपने पड़ोस में भी। अब लोगों के विकास के बारे में विचार यह है कि नियमित लोग इस तरह से विकास करने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो उनके लिए सार्थक हो। जब हम इस बात का सम्मान करते हैं कि लोग कितने अलग हैं और उन्हें अपनी जगह पर चुनाव करने देते हैं, तो विकास कैसे होता है, इसमें वे अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। विकास के सामान्य तरीके को ज्यादातर ऊपर से नियंत्रित किया गया है, जिसमें नियमित लोगों को इसमें शामिल होने या निर्णय लेने का अधिक मौका नहीं दिया गया है। ह्यूमन स्केल ग्रोथ एक अलग तरह का लोकतंत्र चाहता है, जहां सरकार न सिर्फ हर किसी का ख्याल रख रही है, बल्कि लोगों को खुद चीजों का पता लगाने में मदद कर रही है। लोगों को सशक्त करने का अर्थ केवल उन्हें गरीब होने से निपटने में मदद करना नहीं है। इसका मतलब है उन्हें वापस पाने में मदद करना या उन्हें अच्छी तरह से जीने के लिए आवश्यक बुनियादी चीजें प्रदान करना और उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने की शक्ति देना। सामूहिक भागीदारी। पूंजीवाद के निर्माण और किसी देश को वैश्विक बाजारों का हिस्सा बनाने की यात्रा में लोकतांत्रिक देश भी कई लोगों को राजनीति और धन के बारे में महत्वपूर्ण निर्णयों से दूर रखते हैं। सरकार सख्त नियमों वाले शक्तिशाली लोगों के एक छोटे समूह की तरह बन जाती है, जो अधिकांश लोगों को समाज में शामिल होने और परिवर्तन करने से रोकती है। अधिकांश लोगों को समाज से कई लाभ नहीं मिलते हैं, और यहाँ तक कि जब सरकार चीजों को अधिक निष्पक्षता से साझा करने की कोशिश करती है, तो यह हमेशा काम नहीं करती है। बड़े धन समूह अक्सर देश में होने वाली घटनाओं को नियंत्रित करते हैं, भले ही वे समाज में सभी का प्रतिनिधित्व नहीं करते हों। इसका मतलब यह है कि सत्ता और पैसा केवल कुछ ही लोगों के हाथों में रह जाता है। सामान्य लोगों पर ध्यान देने का मतलब यह समझना है कि विकास करने और स्वतंत्र होने के विभिन्न तरीके हैं। लोगों को पहले रखना, लोगों को बढ़ने में मदद करना और प्रगति के लिए मिलकर काम करना जैसे विचार बड़े सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन करने के लिए एक निष्पक्ष और अधिक देखभाल वाले दृष्टिकोण की मांग करते हैं, जो हर किसी के जीवन, इतिहास, रिश्तों और कैसे प्रभावित करते हैं वे दुनिया देखते हैं। बुनियादी जरूरतों के दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए और इस बारे में सोचते हुए कि विकास स्वाभाविक रूप से कैसे होता है, विकास के लिए एक ऐसी योजना बनाएं जो कहीं भी काम कर सकती है, लेकिन फिर भी प्रत्येक देश के अद्वितीय गुणों का सम्मान करती है। मतभेदों का समर्थन करना। विकास को अधिक मानवीय बनाने का लक्ष्य मतभेदों से डरने के बजाय उनका जश्न मनाना है। इसका मतलब है राजनीति और धन को बड़े समूहों पर कम केंद्रित करना और स्थानीय समुदायों को अधिक शक्ति देना। इसका मतलब काम करने के पारंपरिक और स्थानीय तरीकों को प्रोत्साहित करना और नए सामाजिक आंदोलनों को रोकने के बजाय उन्हें बढ़ने देना भी है। यदि हम स्थानीय क्षेत्रों की रक्षा करते हैं, छोटे समूहों को संगठित होने में मदद करते हैं और समाज को बनाने वाले सभी विभिन्न समूहों को पहचानते हैं, तो धन को अधिक समान रूप से साझा किया जा सकता है। आम लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने पर्यावरण का प्रबंधन कैसे करें, इस पर अधिक अधिकार रखें। दरअसल, विकास का यह विचार कहता है कि प्रगति करने और हर किसी को बेहतर जीवन जीने में मदद करने के लिए सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि समाज को भी जिम्मेदार होना चाहिए। एक सतत यात्रा के रूप में विकास। मानवाकार का विकास प्रगति को एक निश्चित लक्ष्य के रूप में नहीं, बल्कि एक सतत यात्रा के रूप में देखता है। यह जीवन को हर तरह से बेहतर बनाने के बारे में है, आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से, साथ ही राजनीति, संस्कृति और आध्यात्मिकता को भी ध्यान में रखते हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विकास का यह विचार लचीला है और लोगों की वास्तव में आवश्यकता और समझ के अनुसार इसमें बदलाव हो सकता है। विकास को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए,
लोगों और उनके आसपास की दुनिया की तरह एक जगह अटके बिना। सामाजिक और मानव विकास के लिए लोगों के सुधार के लिए योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों में आर्थिक और सामाजिक पहलुओं के सम्मिश्रण के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। सहभागी विकास को बढ़ावा देते हुए अंतरक्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास आवश्यकताओं को एकीकृत करना चुनौती है। पर्यावरण, प्रदूषण, महिलाओं के अधिकार, आवास, भूख और रोजगार जैसे मुद्दे निरंतर सार्वजनिक और संस्थागत ध्यान और संसाधन आवंटन की मांग करते हैं। मानव सुरक्षा और स्थिरता महत्वपूर्ण समकालीन चिंताएं हैं। विकास को सामाजिक व्यवधान, हिंसा या युद्ध की ओर नहीं ले जाना चाहिए, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान जरूरतों को पूरा करना चाहिए। ये मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं और एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। विकास का उद्देश्य केवल भौतिक चीजों के बजाय लोगों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मानव जाति की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना ही सच्चा उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे कार्यों से बचना चाहिए जो इस लक्ष्य में योगदान नहीं देते हैं या इसे बाधित नहीं करते हैं। चिंतन और कार्रवाई 3.1 विकास से आप क्या समझते हैं? आपके अनुसार विकास के आदर्श उद्देश्य क्या होने चाहिए और क्यों? चिंतन और कार्रवाई 3.1 विकास को समझना। विकास एक बहुआयामी अवधारणा है जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय आयाम शामिल हैं। इसके मूल में विकास मानव जीवन और समाज के विभिन्न पहलुओं में प्रगति, सुधार और उन्नति का प्रतीक है। हालांकि विकास की परिभाषा एक समान नहीं है और विभिन्न हितधारकों के संदर्भ, विचारधारा और प्राथमिकताओं के आधार पर भिन्न हो सकती है। इस प्रतिबिंब में मेरा लक्ष्य विकास की अवधारणा का पता लगाना, अपने दृष्टिकोण से इसके आदर्श उद्देश्यों को रेखांकित करना और इन उद्देश्यों के लिए एक तर्क प्रदान करना है। विकास को परिभाषित करना। विकास को सकारात्मक परिवर्तन की एक प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों और समुदायों के जीवन की भलाई और गुणवत्ता को बढ़ाना है। इसमें आय स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढांचे, सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे विभिन्न संकेतकों में सुधार शामिल है। विकास केवल आर्थिक वृद्धि या भौतिक समृद्धि के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें मानवाधिकार, समानता और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे व्यापक पहलू भी शामिल हैं। विकास के आदर्श उद्देश्य। मेरे दृष्टिकोण से विकास के आदर्श उद्देश्यों में निम्नलिखित पहलुओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मानव गरिमा और कल्याण। विकास के मूल में मानव गरिमा और कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए। इसमें सभी व्यक्तियों के लिए भोजन, स्वच्छ पानी, आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है, भले ही उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। विकास को गरीबी उन्मूलन, असमानता को कम करने और सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जीवन स्तर में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। सतत आर्थिक विकास। विकास के लिए आर्थिक विकास आवश्यक है क्योंकि यह सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने और जीवन स्तर में सुधार के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। हालांकि यह वृद्धि टिकाऊ, न्यायसंगत और समावेशी होनी चाहिए। यह पर्यावरणीय गिरावट या प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की कीमत पर नहीं होना चाहिए। सतत विकास के लिए पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक प्रगति को संतुलित करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय और समानता। विकास का लक्ष्य एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज बनाना होना चाहिए जहां प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार हों। इसमें लिंग, नस्ल, जातीयता और वर्ग जैसे कारकों के आधार पर प्रणालीगत असमानताओं को संबोधित करना शामिल है। सामाजिक न्याय में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी तक पहुंच शामिल है,
यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी हाशिए पर नहीं है या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। शिक्षा और ज्ञान। शिक्षा विकास के लिए एक मौलिक उत्प्रेरक है क्योंकि यह व्यक्तियों को सशक्त बनाती है, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देती है और सामाजिक आर्थिक गतिशीलता को सक्षम बनाती है। इसलिए विकास का एक प्रमुख उद्देश्य सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना होना चाहिए। शिक्षा न केवल मानव पूंजी को बढ़ाती है बल्कि समग्र सामाजिक प्रगति में योगदान करते हुए नवाचार, रचनात्मकता और सांस्कृतिक संवर्धन को भी बढ़ावा देती है। स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण। मानव विकास के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच आवश्यक है क्योंकि यह व्यक्तियों को स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने में सक्षम बनाती है। विकास को स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे, बीमारी की रोकथाम, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज में निवेश को प्राथमिकता देनी चाहिए। स्वास्थ्य परिणामों में सुधार न केवल व्यक्तिगत कल्याण को बढ़ाता है बल्कि आर्थिक उत्पादकता और सामाजिक एकजुटता को भी बढ़ावा देता है। पर्यावरणीय स्थिरता। सतत विकास के लिए संरक्षण को बढ़ावा देने, जलवायु परिवर्तन को कम करने और प्रदूषण को कम करके भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। ग्रह के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए विकास को नवीकरणीय ऊर्जा, टिकाऊ कृषि, जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली को प्राथमिकता देनी चाहिए। पर्यावरणीय स्थिरता मानव कल्याण और सामाजिक आर्थिक स्थिरता का अभिन्न अंग है। शांति और सुरक्षा। विकास आंतरिक रूप से शांति और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है क्योंकि संघर्ष और अस्थिरता प्रगति में बाधा डालती है और गरीबी को कायम रखती है। इसलिए शांति को बढ़ावा देना, शांतिपूर्ण तरीकों से संघर्षों को हल करना और मानव सुरक्षा को बढ़ावा देना विकास के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना, सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देना और लचीले समुदायों का निर्माण करना शामिल है। आदर्श उद्देश्यों के लिए तर्क। विकास के ये उद्देश्य आपस में जुड़े हुए हैं और परस्पर सुदृढ़ हैं, जो टिकाऊ मानव प्रगति के लिए एक समग्र रूपरेखा बनाते हैं। मानवीय गरिमा, कल्याण और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देकर विकास ऐसे समावेशी समाज का निर्माण करना चाहता है जहां हर व्यक्ति आगे बढ़ सके और अपनी क्षमता को पूरा कर सके। सतत आर्थिक विकास। पर्यावरणीय स्थिरता के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करता है कि विकास भविष्य की पीढ़ियों या ग्रह की कीमत पर हासिल नहीं किया जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल विकास के मूलभूत स्तंभ हैं, जो व्यक्तियों और समुदायों को गरीबी के चक्र को तोड़ने और उनकी आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में निवेश करके समाज मानव क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं, नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं और आर्थिक विकास और सामाजिक विकास को चलाने में सक्षम कुशल कार्यबल तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा एकजुट और लचीले समाज के निर्माण के लिए सामाजिक न्याय, समानता और शांति को बढ़ावा देना आवश्यक है, जहां विविधता का जश्न मनाया जाता है और सभी की आवाजें सुनी जाती हैं। प्रणालीगत असमानताओं को संबोधित करके और समावेशिता को बढ़ावा देकर विकास सामाजिक तनाव को कम कर सकता है, सामाजिक एकजुटता बढ़ा सकता है और नागरिकों के बीच अपनेपन और एकजुटता की भावना को बढ़ावा दे सकता है। निष्कर्षतः विकास एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों और समाजों के जीवन की भलाई और गुणवत्ता में सुधार करना है। ऊपर उल्लिखित विकास के आदर्श उद्देश्य मानवीय गरिमा, कल्याण, स्थिरता और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देते हैं, जो स्थायी मानव प्रगति के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करते हैं। इन उद्देश्यों का पालन करके हम वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए अधिक न्यायसंगत, समावेशी और समृद्ध दुनिया बना सकते हैं। 3.3 महिलाओं पर विकास का प्रभाव। विकास पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग तरह से प्रभावित करता है।
जबकि हमारा लक्ष्य निष्पक्षता और विकास में सभी की भागीदारी है। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि जीव विज्ञान और सामाजिक मानदंड महिलाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। महिलाओं और विकास के बीच का संबंध निष्पक्षता और न्याय के बारे में सवाल उठाता है, जो जीव विज्ञान और समाज दोनों द्वारा आकार दिया गया है। अधिक लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता केवल घरों में ही नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था के सभी हिस्सों में उत्पादकता और दक्षता को कम करती है। इससे संसाधनों का असमान वितरण भी बिगड़ता है। सुरक्षा, अवसर और सशक्तिकरण की कमी पुरुषों और महिलाओं दोनों के जीवन की गुणवत्ता को कम करती है। भले ही महिलाओं को लैंगिक असमानता के प्रत्यक्ष परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, समाज में हर कोई अविकसितता और गरीबी की कीमत चुकाता है। महिला विकास एक लैंगिक मुद्दा और विकास मुद्दा दोनों है। योजनाकारों को यह समझने की आवश्यकता है कि सदियों से महिलाओं को कैसे अधीन रखा गया है। उनकी गतिविधियों, काम, कामुकता और बच्चे पैदा करने की क्षमता को नियंत्रित किया जाता है। महिलाओं के लिए मिश्रित परिणाम। महिलाओं के लिए विकास सकारात्मक और नकारात्मक दोनों लेकर आया है। इसने महिलाओं के लिए अवसरों में वृद्धि की है और उन्हें घर तक सीमित पारंपरिक भूमिकाओं से मुक्त होकर सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी है। हालांकि दुनिया के कई हिस्सों में महिलाओं को अभी भी असमान अवसरों का सामना करना पड़ता है। विकास अक्सर पुरुषों और महिलाओं की आय के बीच अंतर को बढ़ाता है और महिलाओं के समय और ऊर्जा पर अधिक दबाव डालता है। कई महिलाएं अनौपचारिक क्षेत्र में कठोर परिस्थितियों में काम करती हैं, जो उनके जैविक और सामाजिक कर्तव्यों और समाज में उनकी निम्न स्थिति के कारण सीमित होती हैं। दोहरा बोझ बढ़ाना। महिलाओं को दोहरे बोझ का सामना करना पड़ता है क्योंकि विकास योजनाकार उनकी दो भूमिकाओं को नजरअंदाज कर देते हैं, बच्चे पैदा करना और काम करना। योजनाकार अक्सर महिलाओं को केवल मां के रूप में देखते हैं और उनके आर्थिक योगदान को मान्यता नहीं देते हैं। यह संकीर्ण दृष्टिकोण महिलाओं की नौकरियों तक पहुंच को सीमित करता है और उन्हें अच्छा वेतन पाने से रोकता है। इसके अतिरिक्त समाज आमतौर पर काम को केवल भुगतान वाली नौकरियों के रूप में परिभाषित करता है। उन महिलाओं को छोड़ दिया जाता है जो कृषि में काम करती हैं या अवैतनिक घरेलू काम और बच्चों की देखभाल करती हैं। लैंगिक रूढ़िवादिता को मजबूत करना। लैंगिक भूमिकाओं के बारे में रूढ़िवादिता के कारण विकास परियोजनाएं केवल पुरुषों पर ही केंद्रित होती हैं, यहाँ तक कि खेती में भी। उदाहरण के लिए, हरित क्रांति के दौरान परियोजनाओं ने मुख्य रूप से पुरुषों की मदद की, जिसके कारण महिलाओं को अपनी पारंपरिक कृषि नौकरियां खोनी पड़ी। खेती का आधुनिकीकरण करते समय मशीनरी पर जोर देने का मतलब अक्सर कम नौकरियां होती हैं, खासकर महिलाओं के लिए। पारंपरिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं की घटती भूमिका। जैसे जैसे समाज विकसित होता है, पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर बढ़ता जाता है। सरल अर्थव्यवस्थाओं में पुरुषों और महिलाओं की स्थिति समान थी, लेकिन सभ्यता के साथ पुरुषों को विशेष भूमिकाएं प्राप्त हुईं, जबकि महिलाओं ने अपनी पारंपरिक कृषि भूमिकाएं खो दी। इससे महिलाएं अधिक निर्भर और असुरक्षित हो गईं। सभ्यता ने पुरुषों को बच्चों की देखभाल और घर का काम कम करने के लिए प्रेरित किया, जबकि विकास प्रयासों ने मुख्य रूप से पुरुषों को लक्षित किया, महिलाओं की पारंपरिक आर्थिक भूमिकाओं की उपेक्षा की। पारंपरिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका। अतीत में सरल अर्थव्यवस्थाओं में पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाएं समान थी, जहां हर कोई थोड़ा थोड़ा सब कुछ करता था। लेकिन जैसे जैसे समाज अधिक जटिल होता गया, पुरुषों ने अधिक विशिष्ट कार्य करना शुरू कर दिया और महिलाओं को उनकी पुरानी भूमिकाओं में पीछे छोड़ दिया। इसने महिलाओं को आर्थिक रूप से कम महत्वपूर्ण बना दिया और पुरुषों को चीजों पर अधिक नियंत्रण दे दिया। अध्ययनों से पता चलता है कि जैसे जैसे समाज विकसित हुआ,
पुरुषों ने बच्चों की देखभाल और घरेलू काम कम कर दिए। दुर्भाग्य से जब हम प्रगति के बारे में बात करते हैं तो हम आम तौर पर केवल पुरुषों की नौकरियों के बारे में सोचते हैं, उन महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में भूल जाते हैं जो महिलाएं करती थी। घरेलू परिवर्तन। जमीन को साझा करने के बजाय निजी तौर पर उसका मालिक होना और भोजन के बजाय नकदी फसलें उगाना जैसे बदलाव अर्थव्यवस्था में महिलाओं की पारंपरिक भूमिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। इन परिवर्तनों से पुरुषों को लाभ हुआ, महिलाओं को घर पर अधिक काम करना पड़ा क्योंकि पुरुष कहीं और व्यस्त थे। इसका मतलब महिलाओं के लिए कम खाली समय और उत्पादकता थी। जबकि बेहतर परिवहन और बाजारों ने कुछ लोगों को अधिक पैसा कमाने में मदद की, उन्होंने कई पारंपरिक नौकरियों को भी गायब कर दिया, जिससे महिलाओं के लिए जीवन कठिन हो गया। शिक्षा तक असमान पहुंच। 1980 के दशक से श्रम का नारीकरण नामक एक चलन रहा है, जहां कंपनियां महिलाओं को काम पर रखती हैं क्योंकि वे सस्ती होती हैं और उन्हें आसानी से निकाला जा सकता है। यह प्रगति की तरह लग सकता है क्योंकि अधिक महिलाओं को नौकरियां मिलती हैं, लेकिन अक्सर उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। आर्थिक नीतियों में बदलाव से भी महिलाओं को सबसे अधिक नुकसान होता है, जिससे गरीबी, हिंसा और अन्य समस्याएं बढ़ती हैं। शिक्षा को महिलाओं के लिए चीजों को बेहतर बनाने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है, लेकिन कई जगहों पर, खासकर ग्रामीण इलाकों में, महिलाओं को अभी भी पुरुषों के समान अवसर नहीं मिलते हैं। इससे उनके लिए नई नौकरियों को अपनाना या उन पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो जाता है जिनके पास बेहतर शिक्षा और प्रशिक्षण है। परिणामस्वरूप, शहरों में जाने पर कई लोग कम वेतन वाली नौकरियों या घरेलू काम या वेश्यावृत्ति जैसी बदतर स्थितियों में पहुंच जाते हैं। शिक्षा ने मध्यम और उच्च वर्ग के लोगों के लिए नौकरी के कई अवसर खोले हैं। इन वर्गों की महिलाएं अब शिक्षक, नर्स और डॉक्टर के रूप में काम करती हैं। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी में नौकरियां भी कई मध्यम वर्ग की महिलाओं के लिए उपलब्ध हो गई हैं, जिससे उन्हें अच्छा वेतन मिलता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि महिलाएं आमतौर पर पारिवारिक संकट के दौरान ही घर से बाहर काम करना शुरू करती हैं, जब उन्हें अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को बदले बिना अतिरिक्त आय की आवश्यकता होती है। भारत जैसे देशों में शिक्षित महिलाएं अक्सर सहायक परिवारों के कारण प्रतिष्ठित नौकरियों में शामिल हो जाती हैं, जिन्हें उनकी शिक्षा और काम पर गर्व होता है। साथ ही सस्ते घरेलू श्रम की उपलब्धता उन्हें अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है। लेकिन घर से बाहर काम करने की अपनी चुनौतियां होती हैं। तलाक, अलगाव और महिला प्रधान घरों में वृद्धि को पुरुषों और महिलाओं के बीच तनाव से जोड़ा जा सकता है। जहां महिलाएं डबल शिफ्ट में काम करती हैं, वहीं पुरुष अक्सर घरेलू कामों से दूर रहते हैं। यह स्थिति महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा और अपराध में योगदान करती है, जिससे विकास प्रयासों में उनकी पूर्ण भागीदारी सीमित हो जाती है। इसी प्रकार, जब हम विकास और उसके पर्यावरण पर प्रभाव पर विचार करते हैं, तो हम देखते हैं कि पूंजीवादी हितों को साधने के कारण हुए विनाश ने पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक प्रभावित किया है। महिलाओं को ईंधन खोजने, लंबी दूरी तक पानी लाने और भोजन प्रसंस्करण में घंटों बिताने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चूंकि महिलाएं मुख्य रूप से निर्वाह गतिविधियों में शामिल हैं, इसलिए पर्यावरणीय क्षरण का उन पर अधिक प्रभाव पड़ता है। अब उन्हें प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंचने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। कभी-कभी उन्हें उन चीजों के लिए भुगतान करना पड़ता है जो पहले मुफ्त में उपलब्ध हुआ करते थे। महिलाओं के लिए नई तकनीक और अधिक कार्य। जब हम प्रगति के बारे में बात करते हैं, तो हम अक्सर महिलाओं के घर के बहुत सारे कामों में फंसने की बात करते हैं। लोग कहते हैं कि उपकरण और विज्ञान जैसी आधुनिक तकनीक सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन यह तकनीक हमेशा उतनी मददगार नहीं होती जितनी लगती है। पर्यावरण को बहुत सारा प्रदूषण और क्षति इसी तकनीक के कारण है।
महिलाएं ये बात अच्छे से जानती हैं। वे समझते हैं कि प्रकृति को स्वस्थ रखना सभी के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए दुनिया भर में महिलाएं लालची कंपनियों से प्रकृति की रक्षा के प्रयासों का नेतृत्व कर रही हैं। उन्होंने बड़े बांधों, मैंग्रोव जंगलों को काटने, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण और खनन जैसी चीजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं विकास नहीं चाहती। बात बस इतनी है कि लोग जिन तरीकों से मदद करने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं या हालात को और भी बदतर बना देते हैं। विकास योजनाएं आम तौर पर देखभालकर्ता या कार्यकर्ता के रूप में महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं, लेकिन वे अपने जीवन के अन्य हिस्सों के बारे में भूल जाती हैं। इसलिए भले ही महिलाएं विकास लक्ष्यों की दिशा में काम कर रही हैं, फिर भी उनके साथ पुरुषों के समान व्यवहार नहीं किया जाता है। उन्होंने ऐसे समाज में रहने के कुछ लाभ खो दिए हैं जहां पुरुषों और महिलाओं को अलग रखा जाता है, लेकिन उन्हें वह स्वतंत्रता और सम्मान नहीं मिला है जिसका विकास ने वादा किया था। चिंतन और कार्रवाई 3.2 अपने पड़ोस में कृषि या निर्माण कार्य में काम करने वाली महिला मजदूरों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का अवलोकन करें। अपने अवलोकन के आधार पर अपने पड़ोस में महिला मजदूरों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बदलाव पर एक नोट लिखें। मेरे पड़ोस में महिला मजदूरों की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों का अवलोकन और विश्लेषण। परिचय। सामाजिक संरचना में श्रमिकों के रूप में महिलाओं की भूमिका को ऐतिहासिक रूप से कम करके आंका गया है। महिला मजदूरों की आर्थिक और सामाजिक स्थितियां, विशेष रूप से कृषि या निर्माण में लगी महिलाएं, लैंगिक असमानता, आर्थिक असमानता और सामाजिक हाशिए पर जाने के व्यापक मुद्दों को दर्शाती है। इस प्रतिबिंब में मैं अपने पड़ोस में महिला मजदूरों की स्थिति पर गौर करती हूँ, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थितियों का अवलोकन करती हूँ और समय के साथ उनकी स्थिति में किसी भी बदलाव का विश्लेषण करती हूँ। अवलोकन। मेरा पड़ोस एक अर्धशहरी क्षेत्र में स्थित है, जिसकी विशेषता कृषि क्षेत्रों और चल रही निर्माण परियोजनाओं का मिश्रण है। यहाँ मुझे दोनों क्षेत्रों में कार्यरत महिला श्रमिकों के जीवन को करीब से देखने का अवसर मिला है। कृषि क्षेत्र। मेरे पड़ोस के आसपास के कृषि क्षेत्रों में महिलाएं श्रम शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, खासकर बुआई और कटाई जैसे चरम मौसम के दौरान। ये महिलाएं आम तौर पर निम्न आय वाले परिवारों से संबंधित होती हैं और अक्सर अपने परिवार की आय को पूरा करने के लिए खेतिहर मजदूर के रूप में काम करती हैं। आर्थिक स्थिति। मेरे पड़ोस में महिला खेतिहर मजदूरों की आर्थिक स्थिति अनिश्चित है। समान कार्य करने के बावजूद उन्हें आम तौर पर कम वेतन दिया जाता है, जो अक्सर उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में काफी कम होता है। औपचारिक रोजगार अनुबंध या संघ प्रतिनिधित्व की कमी उन्हें भूमि मालिकों या बिचौलियों द्वारा शोषण के प्रति संवेदनशील बनाती है। सामाजिक स्थिति। सामाजिक रूप से महिला खेतिहर मजदूरों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वे अक्सर हाशिए पर रहने वाले समुदायों से आते हैं और उन्हें लिंग और जाति दोनों के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उनके काम को पुरुष मजदूरों के समान सम्मान नहीं दिया जाता है और कार्यस्थल पर उन्हें अक्सर अपमानजनक टिप्पणियों और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। निर्माण क्षेत्र। निर्माण क्षेत्र में महिलाओं को मुख्य रूप से ईंटें ढोने, सीमेंट मिलाने और चिनाई के काम में सहायता करने जैसे कार्यों के लिए मजदूर के रूप में नियोजित किया जाता है। मेरे पड़ोस में निर्माण कार्यों में तेजी के कारण श्रमिकों की मांग बढ़ गई है, जिससे आसपास के गांवों और कस्बों से महिलाएं इस क्षेत्र में रोजगार की तलाश में आ रही हैं। आर्थिक स्थिति। महिला निर्माण मजदूरों की आर्थिक स्थिति कृषि में उनके समकक्षों की तरह ही है। उन्हें न्यूनतम वेतन मिलता है, जो अक्सर कानूनी न्यूनतम वेतन से कम होता है, और स्वास्थ्य बीमा या सवैतनिक अवकाश जैसे लाभों तक उनकी पहुंच नहीं होती है। इसके अलावा
निर्माण कार्य की मौसमी प्रकृति उनकी वित्तीय असुरक्षा को और बढ़ा देती है। सामाजिक स्थिति। सामाजिक रूप से महिला निर्माण मजदूरों को कृषि क्षेत्र की तरह ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो निर्माण उद्योग की स्वाभाविक रूप से पुरुष प्रधान प्रकृति के कारण जटिल होती है। उन्हें अक्सर पुरुष सहकर्मियों या पर्यवेक्षकों द्वारा उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ता है और उनके रोजगार की अनौपचारिक प्रकृति के कारण उनके पास सहारा लेने के सीमित रास्ते होते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में परिवर्तन। पिछले कुछ वर्षों में मेरे पड़ोस में महिला श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में कुछ उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं, यद्यपि वृद्धिशील और अक्सर असमान। आर्थिक सशक्तिकरण। सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों और जमीनी स्तर के संगठनों के प्रयासों से महिला श्रमिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से पहल की गई है। इनमें कौशल विकास कार्यक्रम, माइक्रो फाइनेंस पहल और उद्यमशीलता प्रशिक्षण का प्रावधान शामिल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को अपना व्यवसाय या सहकारी समितियां शुरू करने में सक्षम बनाना है। कानूनी सुरक्षा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा जैसे विधायी उपायों ने महिला मजदूरों को न्यूनतम दिनों के रोजगार की गारंटी देकर और पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन अनिवार्य करके कुछ स्तर की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है। हालांकि कार्यान्वयन की चुनौतियां और कानून की खामियां अक्सर जमीनी स्तर पर इसकी प्रभावशीलता को कमजोर कर देती हैं। सामाजिक जागरूकता। बढ़ती सामाजिक जागरूकता और वकालत के प्रयासों ने भी महिला श्रमिकों के प्रति दृष्टिकोण में क्रमिक बदलाव में योगदान दिया है। अर्थव्यवस्था और समाज में महिलाओं के योगदान को उजागर करने वाले अभियानों ने पारंपरिक लिंग मानदंडों और रूढ़िवादिता को चुनौती देने में मदद की है, हालांकि सफलता की अलग अलग डिग्री के साथ। निष्कर्षता। मेरे पड़ोस में महिला मजदूरों की आर्थिक और सामाजिक स्थितियां लैंगिक असमानता, आर्थिक असमानता और सामाजिक हाशिए पर जाने के व्यापक प्रणालीगत मुद्दों को दर्शाती हैं। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ सकारात्मक बदलाव हुए हैं, लेकिन महिला श्रमिकों के लिए लैंगिक समानता और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। श्रम बल में महिलाओं के शोषण और हाशिए पर बने रहने वाली संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए जमीनी स्तर, सरकारी और सामाजिक स्तर पर ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। 1970 के दशक में विकास नीति में महिलाओं पर एक अलग समूह के रूप में अधिक ध्यान देना शुरू किया गया, न कि केवल अन्य योजनाओं से बचे हुए पर। यह बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि ट्रिकल डाउन सिद्धांत अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं कर रहा था और आर्थिक विकास के बावजूद गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे बदतर होते जा रहे थे। यह एहसास बढ़ रहा था कि बुनियादी जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करना और गरीबी कम करना विकास के लिए महत्वपूर्ण है। लगभग उसी समय महिला आंदोलन ने गति पकड़ी, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि महिलाओं के मुद्दे विकास नीतियों के लिए महत्वपूर्ण थे। अध्ययनों से पता चला है कि महिलाएं खाद्य उत्पादन जैसी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी और अक्सर समाज में सबसे गरीब होती थी। शोध में महिलाओं की स्थिति और बच्चे पैदा करने की उनकी क्षमता के बीच एक संबंध भी दिखाया गया है। इससे महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक की घोषणा हुई, जिसने महिलाओं के लिए विकास के उद्देश्य को बदल दिया। 1970 के दशक से पहले नीति निर्माता मुख्य रूप से महिलाओं को मां और आश्रित के रूप में देखते थे, न कि विकास में सक्रिय भागीदार के रूप में। उन्होंने घर और परिवार की देखभाल जैसी पारंपरिक लिंग भूमिकाओं में महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया। यह तब बदल गया जब शोध से पता चला कि महिलाएं वास्तव में अपने परिवार की भलाई के लिए महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल थीं। विकास प्रयासों का ध्यान महिलाओं को उनकी आय बढ़ाने में मदद करने और उन्हें कम आय वाले घरों के प्रबंधकों के रूप में मान्यता देने पर केंद्रित होने लगा। प्रारंभ में
इन प्रयासों को अभी भी सच्चे विकास के बजाय कल्याणकारी उपायों के रूप में देखा गया था। 1980 के दशक तक जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट शुरू हुई, तब तक महिलाओं को अपने आप में आर्थिक योगदानकर्ता के रूप में देखने पर अधिक जोर नहीं दिया गया था। यह स्पष्ट हो गया कि महिलाओं की क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है, खासकर जब आर्थिक नीतियों ने उदारीकरण और निजीकरण को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। ऐसी आशा थी कि बाजार में अधिक स्वतंत्रता की अनुमति देने से पुरुष और महिला दोनों कार्यबल का बेहतर उपयोग हो सकेगा। इस दौरान महिलाओं को विकास को बढ़ावा देने के तरीके के रूप में अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने और बाजार अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। हालांकि महिलाओं की आर्थिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी समस्याएं हैं। प्रयासों के बावजूद महिलाओं को अभी भी घर और बच्चों की देखभाल में पारंपरिक भूमिकाओं का सामना करना पड़ता है। सरकारी समर्थन में बदलाव और अधिक मांगों के कारण महिलाओं के पास समय और ऊर्जा कम हो गई है। कथित मुक्त बाजार में भी महिलाओं को उन बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो शोषण का कारण बनती हैं। केवल महिलाओं को अधिक कुशल बनाने की कोशिश से इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है या जीवन पुरुषों के बराबर नहीं हो जाता है। लोमड़ी और सारस के बारे में कल्पित कहानी के बारे में सोचें, जिन्हें अलग तरह से भोजन परोसने की जरूरत थी। इसी तरह पुरुषों और महिलाओं की जरूरतें भी अलग अलग होती हैं। नारीवादियों का तर्क है कि विकास योजनाओं को काम और परिवार में पुरुषों और महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली विभिन्न भूमिकाओं को पहचानना चाहिए। इस समझ से निष्पक्ष व्यवहार को बढ़ावा मिलेगा। केवल मौजूदा योजनाओं में महिलाओं को जोड़ने से समानता नहीं आएगी। नीतियों को पुरुषों और महिलाओं की विभिन्न भूमिकाओं और जरूरतों पर विचार करना चाहिए। साथ ही नीतियां सभी महिलाओं के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकती, क्योंकि वे जहां रहती हैं और उनकी सामाजिक स्थिति के आधार पर अलग-अलग चुनौतियों का सामना करती हैं। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में कई महिलाएं उपेक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि विकास योजनाएं उनके विशिष्ट संघर्षों को संबोधित नहीं करती हैं। विकास सभी पुरुषों को लाभ नहीं पहुंचाता और सभी महिलाओं को समान रूप से नुकसान पहुंचाता है। तीसरी दुनिया के पुरुषों और महिलाओं को पहली दुनिया की तुलना में अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विकास को निष्पक्ष बनाने के लिए डॉन जैसे समूह सबसे अधिक उत्पीड़ित महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देते हैं। तभी हम वास्तव में असमानता की जटिलताओं का समाधान कर सकते हैं। इन विचारों ने नीतियों को प्रभावित किया है, जिससे दुनिया भर में महिलाओं के लिए समानता, निष्पक्षता और सशक्तिकरण को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया है। 3.5 पुरुषों और महिलाओं की आवश्यकताओं और भूमिकाओं को समझना। जब विकास और योजना नीतियों की बात आती है तो दो मुख्य कारण हैं कि हमें महिलाओं को अलग से पहचानने की आवश्यकता है। ये कारण हैं लिंग भूमिकाएं और आवश्यकताएं, घरों में संसाधनों और निर्णय लेने पर नियंत्रण का, पुरुष, महिलाएं और घर में उनकी भूमिकाएं। परंपरागत रूप से विकास प्रयासों ने परिवारों को लक्षित किया, यह मानते हुए कि इन घरों के हिस्से के रूप में महिलाओं को लाभ होगा। हालांकि नारीवादी शोधकर्ताओं का तर्क है कि पुरुषों और महिलाओं की समाज और घर में अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। इससे परिवारों के भीतर संसाधनों और शक्ति तक असमान पहुंच होती है। इसलिए महिलाओं की विकास की जरूरतें अद्वितीय हैं और इन्हें घर के अन्य लोगों के साथ एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। प्रभावी विकास रणनीतियों की योजना बनाने के लिए इन अंतरों को पहचानना महत्वपूर्ण है। कैरोलीन मोजर ने देखा कि योजनाकारों की गलत धारणाओं के कारण विकास पहल अक्सर महिलाओं की जरूरतों को पूरा करने में विफल रही। ये गलतफहमियां पश्चिमी दृष्टिकोण से उपजी हैं और तीसरी दुनिया के संदर्भों की वास्तविकताओं पर विचार नहीं करती हैं। मोजर ने 3 त्रुटिपूर्ण धारणाओं की पहचान की। यह विचार कि घरों में एकल परिवार, पति,
पत्नी और बच्चे शामिल होते हैं। 2. यह विश्वास कि घर के सभी वयस्क सदस्यों का संसाधनों और निर्णय लेने पर समान नियंत्रण है। 3. यह धारणा कि घरेलू काम स्पष्ट रूप से लिंग के आधार पर विभाजित हैं, जिसमें पुरुष कमाने वाले और महिलाएं गृहिणी के रूप में हैं। हालांकि वास्तविकता अधिक जटिल है। एकल परिवार एक आदर्श अवधारणा है जो वास्तविक घरों की विविधता को प्रतिबिंबित नहीं करती है। इसके अलावा महिलाएं इन संरचनाओं में अलग अलग स्थान रखती हैं। परिवारों को उनके सामाजिक और आर्थिक संदर्भ पर विचार किए बिना स्थिर इकाइयों के रूप में मानना समस्याग्रस्त है, क्योंकि घरों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। एक अच्छी प्रतिक्रिया मूल शब्द गणना को बनाए रखते हुए किसी भी तथ्य, आंकड़े, घटना या विवरण को छोड़े बिना प्रदान किए गए पाठ को सरल और स्पष्ट अंग्रेजी में अनुवाद करेगी। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुवाद किसी भी व्यक्तिगत व्याख्या या टिप्पणी को जोड़े बिना मूल पाठ के अर्थ को सटीक रूप से बताता है। अब आइए सभी आवश्यक जानकारी को बरकरार रखते हुए अनुच्छेद को सरल भाषा में अनुवाद करने के विकल्पों पर विचार करें। एक दृष्टिकोण में जटिल वाक्यों को छोटे, अधिक सरल वाक्यों में तोड़ना, तकनीकी शब्दों को सरल समकक्षों से बदलना और अभिव्यक्ति में स्पष्टता सुनिश्चित करना शामिल हो सकता है। एक अन्य विकल्प कुछ वाक्यांशों या अवधारणाओं को संदेश के सार को खोए बिना अधिक सुलभ बनाने के लिए दोबारा लिखना हो सकता है। आइए इन दिशानिर्देशों का पालन करते हुए संभावित अनुवाद के साथ आगे बढ़े। कई परिवारों में लोग मानते हैं कि पुरुष प्रभारी है, लेकिन वास्तव में कई परिवारों का नेतृत्व महिलाएं करती हैं, खासकर जब पुरुष छोड़ देते हैं, मर जाते हैं या दूर चले जाते हैं। युद्ध, असुरक्षा या आपदाओं से प्रभावित स्थानों में ऐसा अक्सर होता है। लोग गलत सोचते हैं कि पुरुष ही हमेशा पैसा कमाते हैं और महिलाओं का समर्थन करते हैं। हालांकि कुछ अमीर देशों में यह सच हो सकता है, लेकिन कैरेबियन, लैटिन अमेरिका, मध्य अमेरिका और अफ्रीका के कई हिस्सों में यह सच नहीं है। महिलाओं की अध्यक्षता वाले परिवार आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं और अक्सर गरीबी में रहते हैं। जब एक माँ ही पैसे लाती है और उसकी देखभाल के लिए कई बच्चे होते हैं, तो इससे समस्याएं पैदा हो सकती हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ सकता है और काम करना शुरू करना पड़ सकता है, जिससे गरीबी का चक्र जारी रहेगा। महिलाओं को परिवार में कई भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं, लेकिन यह मान लेना कि वे पैसे के लिए पुरुषों पर निर्भर हैं, अनुचित नीतियों को जन्म दे सकती हैं। कभी-कभी महिलाओं की भूमिकाओं के बारे में इन गलत विचारों के कारण वे उन परियोजनाओं से वंचित रह जाती हैं जो उनकी मदद कर सकती थी, जैसे भूमि या ऋण प्राप्त करना। साथ ही यह मान लेना कि परिवार हमेशा निष्पक्ष होते हैं और सभी को समान अधिकार होता है, गलत है। कई परिवारों में कुछ लोगों का पैसे और निर्णयों पर दूसरों की तुलना में अधिक नियंत्रण होता है। इन शक्ति गतिशीलता को नजरअंदाज करने से काम और संसाधनों का अनुचित बंटवारा हो सकता है। कुछ लोगों का तर्क है कि परिवार इस आधार पर निर्णय लेते हैं कि सभी के लिए सबसे अच्छा क्या है, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता है। केवल यह देखना कि समग्र रूप से परिवार के लिए सबसे अच्छा क्या है, परिवार के भीतर असमान व्यवहार को छिपा सकता है। साक्ष्य से पता चलता है कि पुरुषों और महिलाओं के अक्सर अलग अलग हित होते हैं और ये अंतर असमान व्यवहार का कारण बन सकते हैं। ऐसा होने के कई कारण हैं, जिनमें आर्थिक और सांस्कृतिक कारक भी शामिल हैं। ये सभी कारण इस बात में योगदान देते हैं कि क्यों परिवारों में कुछ लोगों के पास दूसरों की तुलना में अधिक शक्ति और संसाधन हैं। आम तौर पर यह माना जाता है कि पारिवारिक रिश्ते परोपकारिता द्वारा निर्देशित होते हैं, जहां परिवार के अलग अलग सदस्य अपने ऊपर परिवार की भलाई को प्राथमिकता देते हैं। ऐसा माना जाता है कि विवाह प्रेम और त्याग से भरे होते हैं, जो अन्य सामाजिक संस्थाओं में देखे जाने वाले संघर्षों से भिन्न होते हैं। हालांकि
यह विचार कि विवाह और परिवारों में पुरुषों और महिलाओं के बीच साझा उद्देश्यों और पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों के साथ समान भागीदारी शामिल है, हमेशा सच नहीं होता है। सबसे पहले, परिवार हमेशा आपसी हितों पर काम नहीं कर सकते। भले ही साझा करना मुख्य सिद्धांत है, यह संसाधनों तक समान पहुंच की गारंटी नहीं देता है। संसाधनों, विशेषकर सीमित संसाधनों तक पहुंच निर्धारित करने में लिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, गरीब घरों में महिलाओं को अक्सर कम भोजन मिलता है और वे कठिनाइयों को सहने के लिए बाध्य होती हैं, ताकि पुरुषों को अधिक भोजन मिल सके। मातृ बलिदान को एक पुण्य के रूप में देखा जाता है। महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे पुरुषों के लिए भोजन, अवकाश और स्वास्थ्य का त्याग करें। इसके अलावा, महिलाओं को आम तौर पर घरेलू संपत्ति और संपत्ति तक सीधी पहुंच की कमी होती है, जो आम तौर पर पुरुष रिश्तेदारों द्वारा नियंत्रित होती है। इसके विपरीत, पुरुषों को स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए संपत्ति और सांस्कृतिक अनुमोदन तक सीधी पहुंच प्राप्त है। घरेलू श्रम का विभाजन नौकरी बाजार में महिलाओं के अवसरों को भी सीमित करता है, जिससे उन्हें घर के भीतर हिंसा और असमानता पर निर्भरता और संवेदनशीलता के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके अलावा, घर के भीतर संसाधनों का प्रबंधन और वितरण लिंग भूमिकाओं से प्रभावित होता है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं की अलग-अलग जिम्मेदारियां होती हैं। दुनिया भर के शोध से पता चलता है कि महिलाएं अपनी आय का उपयोग मुख्य रूप से भोजन, कपड़े और घरेलू सामान जैसे रोजमर्रा के खर्चों को कवर करने के लिए करती हैं। इसका मतलब यह है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आय का एक बड़ा हिस्सा परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में खर्च होता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह मानना कि घर का पुरुष मुखिया हमेशा सभी की भलाई का ध्यान रखता है, पूरी तरह से सही नहीं है। परिवार का मुखिया पूरी तरह से हर किसी की जरूरतों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, इसलिए उनके कल्याण को हर किसी के कल्याण के संकेतक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। भले ही सांस्कृतिक मानदंड ऐसा प्रतीत करते हों कि जिस तरह से घर के भीतर संसाधनों को विभाजित किया गया है वह उचित है, असमानताएं बनी रहती हैं, क्योंकि पुरुषों और महिलाओं की उनके योगदान के बारे में अलग-अलग धारणाएं होती हैं। पुरुष अक्सर सोचते हैं कि उनकी प्रत्यक्ष कमाई अधिक महत्वपूर्ण है, जिससे उन्हें घरेलू संसाधनों का बड़ा हिस्सा मिलता है, जबकि महिलाओं के योगदान, जैसे परिवार की भलाई की देखभाल करना और गैर बाजार गतिविधियां करना जो परोक्ष रूप से पुरुषों के काम का समर्थन करती हैं, को कम महत्व दिया जाता है। विकास कार्यक्रमों की उचित योजना बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के हितों और कल्याण का सटीक आकलन करने के लिए लिंग आधारित लेंस के माध्यम से इन अंतर्घरेलू गतिशीलता को समझना आवश्यक है। लैंगिक भूमिकाएं और महिलाओं के विकास पर उनका प्रभाव। महिलाओं को अक्सर गृहिणी या आश्रित के रूप में देखा जाता है, फिर भी वे 3 प्रमुख भूमिकाएं निभाती हैं, जिन्हें विकास की दुनिया में उनकी ट्रिपल भूमिका के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले, वे प्रजनन कर्तव्यों को संभालते हैं, जिसमें प्रसव और पालन पोषण दोनों शामिल हैं। दूसरे, कम आय वाले घरों में, विशेषकर विकासशील देशों में, कई महिलाएं मजदूरी कमाने के लिए उत्पादक कार्यों में संलग्न होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें अक्सर कृषि कार्य शामिल होते हैं, जबकि शहरी सेटिंग्स में महिलाएं अनौपचारिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, आम तौर पर घर के करीब की नौकरियों में। तीसरा, महिलाएं सामुदायिक प्रबंधन की जिम्मेदारियां भी निभाती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि उनके पड़ोस की सामूहिक जरूरतें पूरी हों। हालांकि इन महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बावजूद महिलाओं के काम पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता है। उनके प्रजनन और सामुदायिक प्रबंधन कर्तव्यों को अक्सर उनके जैविक कार्यों का विस्तार मात्र माना जाता है या उन्हें गौण महत्व दे दिया जाता है। इसके विपरीत, अनियमित रोजगार के मामलों में भी पुरुषों को मुख्य रूप से उत्पादक श्रमिक के रूप में देखा जाता है। अधिकांश समाजों में
पुरुषों में स्पष्ट रूप से परिभाषित प्रजनन भूमिकाएं नहीं होती हैं और सामुदायिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी आम तौर पर नेतृत्व भूमिकाओं के इर्द गिर्द घूमती है, जो या तो भुगतान या सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करती है। नारीवादियों का तर्क है कि श्रम का यह लिंग आधारित विभाजन महिलाओं की अधीनता को कायम रखता है। वे काम के पारंपरिक विभाजन को उत्पादक और प्रजनन श्रेणियों में चुनौती देते हैं, यह दावा करते हुए कि महिलाओं के प्रजनन श्रम के उत्पादक पहलुओं की अक्सर उपेक्षा की जाती है। महिलाओं का प्रजनन कार्य न केवल श्रम शक्ति के उत्पादन और उसे बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि बाद के उत्पादक प्रयासों की नींव भी बनाता है। पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाओं के बीच ऐतिहासिक और कृत्रिम विभाजन को पूंजीवादी विकास के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और वैचारिक मान्यताओं द्वारा लागू किया जाता है। कई नारीवादी इस घटना को, जिसे महिलाओं का वर्चस्व कहा जाता है, औद्योगिक क्रांति से जोड़ते हैं, जिसने महिलाओं को पारंपरिक निर्वाह गतिविधियों से दूर कर दिया और किसानों, कारीगरों या व्यापारियों के रूप में उनकी स्वायत्तता को खत्म कर दिया। इस परिवर्तन के बावजूद महिलाओं के प्रजनन श्रम के अमूल्य योगदान को कम महत्व दिया गया है और भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा गृहिणीकरण की विचारधारा पुरुषों और महिलाओं के काम और उनके संबंधित विनिमय मूल्यों में असमानताओं को स्पष्ट करती है। महिलाएं अक्सर खुद को कम कुशल, कम भुगतान वाले पदों पर पाती हैं, जो आम तौर पर पुरुष नहीं चाहते हैं, जिससे उनकी कई भूमिकाओं के कारण उन्हें शोषण, उत्पीड़न और अत्यधिक श्रम बोझ का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों के बावजूद अवैतनिक घरेलू और सामुदायिक कार्यों के साथ साथ कम वेतन वाली उत्पादक भूमिकाओं को लेकर महिला समुदाय के भीतर संघर्ष अपेक्षाकृत दुर्लभ है। कई महिलाएं सामाजिक मानदंडों से विवश होकर अनिच्छा से अपनी निर्धारित लिंग भूमिकाओं को स्वीकार करती हैं और उनका पालन करती हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। व्यावहारिक और रणनीतिक लैंगिक आवश्यकताएं। जब हम विकास के बारे में बात करते हैं, तो हम अक्सर प्रगति को मापने के तरीके के रूप में इस बात पर विचार करते हैं कि लोगों की जरूरतें कैसे पूरी की जाती हैं। लिंग विकास को समझने में व्यावहारिक और रणनीतिक लिंग आवश्यकताओं के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है। समाज में महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग भूमिकाएं हैं, इसलिए उनकी चिंताएं भी अलग अलग हैं। मैक्सिम मोलिनेक्स ने सबसे पहले इस विचार के बारे में बात की और कैरोलिन मोजर ने इस पर विस्तार किया और योजनाकारों से लिंग के बारे में अधिक सोचने का आग्रह किया। मोलिनेक्स और मोजर का कहना है कि महिलाओं के हित और लैंगिक हित हैं जो समान नहीं हैं। महिलाओं की रुचि ऐसी बातें हैं जो दुनिया भर की महिलाएं साझा करती हैं क्योंकि वे महिला हैं। लेकिन वास्तव में महिलाओं का जीवन न केवल उनके लिंग से बल्कि वर्ग और जातीयता जैसे अन्य कारकों से भी आकार लेता है। इसलिए महिलाओं के हितों के बारे में एक जैसा सोचना सही नहीं है। विकास की योजना बनाते समय हमें यह समझना चाहिए कि महिलाओं की जरूरतें उनकी सामाजिक स्थिति के आधार पर अलग अलग होती हैं, जो उनके विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक संदर्भ के साथ साथ वर्ग, जातीयता और धर्म जैसे कारकों से प्रभावित होती है। इसीलिए महिलाओं के बीच साझा हितों को लैंगिक हितों के रूप में संदर्भित करना और उन्हें संबोधित करने की योजना बनाते समय जरूरतें शब्द का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। विकास योजना लक्ष्यों के विभिन्न स्तरों पर ध्यान केंद्रित करती है, क्योंकि नीति परिवर्तन से केवल इतना ही हासिल किया जा सकता है। हम क्या लक्ष्य कर रहे हैं और हम वास्तव में क्या हासिल कर रहे हैं, इस बारे में भ्रम से बचने के लिए रणनीतिक और व्यावहारिक जरूरतों के बीच अंतर करना सहायक है। मोजर बताते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की उनकी सामाजिक स्थिति के आधार पर विभिन्न प्रकार की जरूरतें होती हैं। इन आवश्यकताओं को रणनीतिक लैंगिक आवश्यकताएं कहा जाता है। वे स्थिति के आधार पर भिन्न होते हैं और नौकरी की भूमिकाओं, शक्ति की गतिशीलता और कानूनी अधिकारों जैसी चीजों से संबंधित होते हैं।
उदाहरणों में उचित वेतन और घरेलू हिंसा से सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं। इन जरूरतों को पूरा करने से महिलाओं को पुरुषों के बराबर बनने में मदद मिलती है और उनकी निचली स्थिति को चुनौती मिलती है। दूसरी ओर, महिलाओं को समाज में अपनी स्वीकृत भूमिकाओं को पूरा करने के लिए व्यावहारिक लैंगिक जरूरतों की आवश्यकता होती है। ये जरूरतें मौजूदा लिंग भूमिकाओं या महिलाओं की निचली स्थिति को चुनौती नहीं देती हैं, बल्कि ये उनसे उत्पन्न होती हैं। वे स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य देखभाल और नौकरियों जैसी तात्कालिक आवश्यकताओं के बारे में हैं। रणनीतिक लैंगिक जरूरतों को संबोधित करने से समाज में महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं, जिससे महिलाओं को अधिक शक्ति और समानता मिलती है। इस बदलाव के लिए सोच में बदलाव और मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ लड़ने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। हालांकि व्यावहारिक लैंगिक जरूरतों को संबोधित करने से इतने बड़े बदलाव नहीं आते हैं। इसके बजाय यह महिलाओं को अपने रोजमर्रा के जीवन से बेहतर ढंग से निपटने में मदद करता है। कई विकास कार्यक्रम व्यावहारिक लिंग आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि उस समग्र प्रणाली को चुनौती देते हैं जो महिलाओं को नीचे रखती है। हालांकि यह कहना उचित नहीं है कि व्यावहारिक जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने वाले कार्यक्रम रणनीतिक जरूरतों को संबोधित करने वाले कार्यक्रमों की तुलना में कम नारीवादी हैं। वास्तव में दोनों प्रकार की जरूरतें जुड़ी हुई हैं और अक्सर इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। चिंतन और कार्रवाई 3.3 लैंगिक भूमिकाएं विकास प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को कैसे प्रभावित करती हैं? इस प्रश्न का उत्तर उपयुक्त उदाहरणों सहित दीजिए। शीर्षक: लिंग भूमिकाएं और विकास में महिलाओं की भागीदारी, एक विश्लेषण। परिचय: दुनिया भर में विकास प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को आकार देने में लैंगिक भूमिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह निबंध उन विभिन्न तरीकों पर प्रकाश डालेगा जिनमें लैंगिक भूमिकाएं विकास पहलों में महिलाओं की भागीदारी को प्रभावित करती हैं और अक्सर बाधा डालती हैं। यह पता लगाएगा कि कैसे सामाजिक मानदंड, सांस्कृतिक अपेक्षाएं, आर्थिक असमानताएं और संस्थागत बाधाएं महिलाओं की भागीदारी के लिए चुनौतियां पैदा करती हैं। उपयुक्त दृष्टांतों और उदाहरणों के माध्यम से इस निबंध का उद्देश्य लैंगिक भूमिकाओं और विकास में महिलाओं की भागीदारी से जुड़ी जटिलताओं की व्यापक समझ प्रदान करना है। सामाजिक मानदंड और सांस्कृतिक अपेक्षाएं। लैंगिक भूमिकाएं विकास में महिलाओं की भागीदारी को प्रभावित करने वाले प्राथमिक तरीकों में से एक सामाजिक मानदंडों और सांस्कृतिक अपेक्षाओं के माध्यम से है। कई समाजों में महिलाओं को देखभाल करने वाली, गृहिणी और बच्चे पैदा करने वाली जैसी पारंपरिक भूमिकाएं सौंपी जाती हैं, जिससे घरेलू क्षेत्र के बाहर की गतिविधियों में शामिल होने के उनके अवसर सीमित हो जाते हैं। ये भूमिकाएं सांस्कृतिक मानदंडों, धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक रीति-रिवाजों द्वारा गहराई से अंतर्निहित और प्रबलित हैं। उदाहरण के लिए, भारत के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं से अक्सर अपेक्षा की जाती है कि वे शिक्षा या रोजगार के अवसरों की तुलना में घर के काम और बच्चों की देखभाल को प्राथमिकता दें। यह अपेक्षा न केवल संसाधनों और निर्णय लेने तक उनकी पहुंच को प्रतिबंधित करती है, बल्कि गरीबी और हाशिए पर जाने के चक्र को भी कायम रखती है। इसी तरह रूढ़िवादी समाजों में यदि महिलाएं सामुदायिक विकास परियोजनाओं में भाग लेकर या नेतृत्व पदों की तलाश करके पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को चुनौती देती हैं, तो उन्हें कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक असमानताएं। आर्थिक असमानताएं भी विकास में महिलाओं की भागीदारी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महिलाओं को गरीबी का अनुभव होने और भूमि, ऋण और प्रौद्योगिकी जैसे संसाधनों तक पहुंच की कमी का अनुभव होने की अधिक संभावना है, जो आर्थिक गतिविधियों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा महिलाओं को अक्सर समान काम के लिए पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है और उनका ध्यान कम वेतन वाले और अनौपचारिक क्षेत्रों में केंद्रित होता है,
जिससे उनकी आर्थिक कमजोरी और बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, कई अफ्रीकी देशों में महिलाएं कृषि उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, फिर भी उनके पास भूमि का स्वामित्व अधिकार सीमित है और उन्हें कृषि नीतियों और प्रथाओं से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से बाहर रखा गया है। आर्थिक सशक्तिकरण की यह कमी न केवल महिलाओं की आजीविका में सुधार करने की क्षमता में बाधा डालती है, बल्कि उनके समुदायों के समग्र विकास में उनके योगदान को भी कमजोर करती है। संस्थागत बाधाएं। भेदभावपूर्ण कानूनों, नीतियों और प्रथाओं सहित संस्थागत बाधाएं भी विकास में महिलाओं की भागीदारी में महत्वपूर्ण बाधाएं उत्पन्न करती हैं। कई देशों में कानूनी ढांचे हैं जो लैंगिक असमानताओं को कायम रखते हैं और महिलाओं के शिक्षा, रोजगार, संपत्ति के स्वामित्व और राजनीतिक भागीदारी के अधिकारों को प्रतिबंधित करते हैं। इसके अलावा सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य विकास संस्थानों के भीतर संस्थागत लिंगवाद और स्त्रीद्वेष अक्सर महिलाओं को हाशिए पर रखते हैं और उनके योगदान को कमजोर करते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ मध्य पूर्वी देशों में महिलाओं को उनकी गतिशीलता, शिक्षा तक पहुंच और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी पर कानूनी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के उनके अवसरों को गंभीर रूप से सीमित कर देता है। इसी तरह पितृसत्तात्मक समाजों में महिलाओं को अपने अधिकारों की वकालत करते समय या लिंग मानदंडों को चुनौती देते समय प्रतिरोध और शत्रुता का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनके लिए विकास प्रक्रियाओं में सार्थक रूप से शामिल होना मुश्किल हो जाता है। उदाहरणात्मक उदाहरण: कृषि में महिलाओं की भागीदारी। कई विकासशील देशों में महिलाएं कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, फिर भी उनके पास अक्सर भूमि, ऋण और विस्तार सेवाओं तक पहुंच का अभाव होता है। उदाहरण के लिए, उपसहारा अफ्रीका में महिलाएं कृषि कार्यबल का लगभग 50% हिस्सा हैं, लेकिन उनके पास 20% से कम भूमि है। यह असमानता महिलाओं की अपने खेतों में निवेश करने, नई तकनीकों को अपनाने और अपनी उत्पादकता बढ़ाने की क्षमता को सीमित करती है, जिससे गरीबी और खाद्य असुरक्षा बनी रहती है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी। महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता की बढ़ती मान्यता के बावजूद दुनिया भर में राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। उदाहरण के लिए, विश्व स्तर पर केवल 24% सांसद महिलाएं हैं और महिलाएं केवल 22% मंत्री पदों पर हैं। यह कम प्रतिनिधित्व महिलाओं की उन नीतियों और कार्यक्रमों की वकालत करने की क्षमता में बाधा डालता है जो स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आर्थिक अवसरों तक पहुंच सहित उनकी जरूरतों और प्राथमिकताओं को संबोधित करते हैं। लिंग आधारित हिंसा। घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और तस्करी सहित लिंग आधारित हिंसा एक व्यापक समस्या है जो दुनिया भर में लाखों महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित करती है। यह हिंसा न केवल महिलाओं के मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने की उनकी क्षमता को भी कमजोर करती है। उदाहरण के लिए, जो महिलाएं घरेलू हिंसा का अनुभव करती हैं, उनमें अवसाद, चिंता और कम आत्मसम्मान से पीड़ित होने की अधिक संभावना होती है, जो उनकी शैक्षिक और रोजगार की संभावनाओं में बाधा बन सकती है। निष्कर्ष। निष्कर्षतः लैंगिक भूमिकाएं विकास प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी, संसाधनों, अवसरों और निर्णय लेने की शक्ति तक उनकी पहुंच को आकार देने पर गहरा प्रभाव डालती हैं। सामाजिक मानदंड, सांस्कृतिक अपेक्षाएं, आर्थिक असमानताएं और संस्थागत बाधाएं महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए जटिल चुनौतियां पैदा करती हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए लैंगिक रूढ़िवादिता को खत्म करने, महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को चुनौती देकर और महिलाओं के नेतृत्व और एजेंसी को बढ़ावा देकर हम अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज बना सकते हैं,
जहां सभी व्यक्ति आगे बढ़ सकें। महिला एवं विकास पर परिप्रेक्ष्य। महिलाओं के विकास के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण हैं। आइए यहाँ उनमें से कुछ का अन्वेषण करें। संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य। संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य विकासात्मक नीतियों के प्रति विकास में महिलाओं WID के दृष्टिकोण की आलोचना करता है। इसकी शुरुआत इस विचार से होती है कि समाज में संघर्ष है, जिससे संसाधनों और शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा हो रही है। यह प्रतिस्पर्धा वर्ग और समूह संघर्षों में खेलती है, जिसके परिणामस्वरूप समाज की संरचना में वर्चस्व और उत्पीड़न होता है। मौजूदा प्रणालियों में बदलाव को संसाधनों और शक्ति के अधिक न्यायसंगत वितरण के लक्ष्य के लिए आमूल परिवर्तन की आवश्यकता के रूप में देखा जाता है। इस आलोचनात्मक संघर्ष दृष्टिकोण पर मार्क्सवाद का महत्वपूर्ण प्रभाव है। WID दृष्टिकोण की तरह मार्क्सवाद स्वीकार करता है कि विकास, विशेष रूप से आर्थिक आधुनिकीकरण और पूंजीवादी विकास ने तीसरी दुनिया में महिलाओं को हाशिए पर डाल दिया है। हालांकि यह समाज की संरचनात्मक और द्वंद्वात्मक प्रकृति के हिस्से के रूप में यौन असमानता की पहचान करते हुए गहराई से चर्चा करता है। यह इस असमानता को दुनिया भर में पूंजीवाद के असमान विकास और सामाजिक वर्गों के भीतर अंतर्निहित असमानताओं से जोड़ता है। आलोचकों का तर्क है कि मार्क्सवाद अपने वादों पर खरा नहीं उतरा है। हालांकि यह पूंजीवादी विकास को एक ऐसी प्रणाली के रूप में समझाता है जहां एक शक्तिशाली अल्पसंख्यक संसाधनों को नियंत्रित करता है, लेकिन यह पूंजीवादी उत्पादन के भीतर पुरुषों की अधीनता से परे महिलाओं की अधीनता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है। नारीवादियों का तर्क है कि मार्क्सवाद इस बात को नजरअंदाज करता है कि महिलाओं के उत्पीड़न से न केवल पूंजी बल्कि पुरुषों को भी लाभ होता है। इसके अतिरिक्त व्यापक सामाजिक गतिशीलता की अनदेखी करते हुए महिलाओं के उत्पीड़न को उत्पादन के एक विशिष्ट तरीके के एक पहलू तक सीमित करने के लिए मार्क्सवाद की आलोचना की जाती है। इस अवधारणा में व्यक्तिगत एजेंसी और चेतना की उपेक्षा की जाती है। व्यक्तियों को केवल वर्ग हितों के आधार पर परिभाषित किया जाता है। पुरुष प्रभुत्व और नियंत्रण के प्रति महिलाओं के प्रतिरोध को झूठी चेतना के रूप में खारिज कर दिया जाता है, जिसका श्रेय सत्तारूढ़ अल्पसंख्यक की चालाकीपूर्ण रणनीतियों को दिया जाता है। कुछ नारीवादी सामान्य व्याख्याओं से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने यह समझाने के लिए बुनियादी मार्क्सवादी विचारों का इस्तेमाल किया कि महिलाओं को कम महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसा दुनिया भर में बहुत सारा पैसा कमाने वाले बड़े व्यवसायों के कारण पैदा हुई नई समस्याओं के कारण है। इन नारीवादियों ने अपने विचारों को निर्भरता के सिद्धांतों से जोड़ा, जो कहते हैं कि अमीर देश गरीब देशों को उन पर निर्भर बनाते हैं। उन्होंने कहा कि पूंजीवाद, जहां बड़े व्यवसाय पैसा कमाते हैं, गरीब देशों में महिलाओं के लिए अपने जीवन को बेहतर बनाना कठिन बना देता है, जबकि अमीर देशों में महिलाओं के पास अधिक अवसर हो सकते हैं। उन्होंने इस बारे में भी बात की कि कैसे परिवार, जहां महिलाएं अक्सर मुफ्त में काम करती हैं, बड़े व्यवसायों को पैसा बनाने में मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अवैतनिक काम से व्यवसायों को अमीर बनने में मदद मिलती है, खासकर अमीर देशों में। इन नारीवादियों का मानना था कि यह व्यापक विचार कि पुरुषों को महिलाओं से अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए, महिलाओं के साथ खराब व्यवहार का मुख्य कारण है। उन्होंने सोचा कि यह विचार लोगों को यह विश्वास दिलाता है कि महिलाओं को उनकी जीव विज्ञान और पारंपरिक भूमिकाओं के कारण घर पर ही रहना चाहिए। इन नारीवादियों ने देखा कि विभिन्न प्रकार की अनुचितताएं कैसे जुड़ी हुई हैं, जैसे देशों के बीच और परिवारों के अंदर। लेकिन मार्क्सवादियों की तरह उनका मानना था कि पुरुषों और महिलाओं के हित समान होते हैं और यह नहीं सोचते थे कि पुरुषों के लिए घर पर महिलाओं का शोषण करना सही है। उनका मानना था कि पुरुषों का महिलाओं के प्रति बुरा व्यवहार इसलिए था क्योंकि वे अनुचित नौकरियों में काम करने से शक्तिहीन और क्रोधित महसूस करते थे। उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि जब पुरुष और महिलाएं परिवार बनाते हैं
और बच्चे पैदा करते हैं, तो वे एक दूसरे से कैसे संबंधित होते हैं? जर्मनी की एक नारीवादी मारिया मिज अन्य नारीवादियों से असहमत थी, जिन्होंने कहा था कि वर्ग मतभेद सबसे बड़ी समस्या थी। उनका मानना था कि मुख्य समस्या यह है कि पुरुषों और महिलाओं के साथ अलग-अलग व्यवहार कैसे किया जाता है। उन्होंने कहा कि क्योंकि पुरुष और महिलाएं अलग-अलग हैं, वे दुनिया को अलग-अलग तरीकों से देखते हैं। महिलाएं प्रकृति और अपने शरीर से अधिक जुड़ाव महसूस करती हैं, जबकि पुरुष औजारों से चीजें बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। उसने सोचा कि पुरुष हमेशा प्रकृति और महिलाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करते रहे हैं, क्योंकि वे शक्ति चाहते हैं। उनका मानना था कि पूंजीवाद पुरुषों के लिए महिलाओं को नियंत्रित करने का एक नया तरीका है, जिसकी शुरुआत बहुत समय पहले हुई थी, जब पुरुषों को एहसास हुआ कि वे अपने उपकरणों का उपयोग करके महिलाओं से वह करवा सकते हैं जो वे चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि महिलाओं को बच्चे पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए पुरुषों ने उनके साथ ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया जैसे वे उनके मालिक हों। उसने सोचा कि उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह पुरुषों द्वारा महिलाओं और प्रकृति को नियंत्रित करने की कोशिश के बारे में भी था। उन्होंने कहा कि हर जगह पुरुष हिंसक हैं, क्योंकि वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं, लेकिन उनका मानना था कि श्वेत पुरुष, जो अधिकांश शक्तिशाली प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करते हैं, सबसे खराब हैं। चिंतन और कार्रवाई 3.4 गृहिणीकरण से आप क्या समझते हैं? आपकी राय में इस प्रक्रिया को कैसे तोड़ा जा सकता है? शीर्षक: गृहिणीकरण की जंजीरों को तोड़ना, लैंगिक समानता और सशक्तिकरण के लिए एक आह्वान। परिचय: हाउसवाइफाइजेशन एक शब्द है जो महिलाओं को घर के भीतर पारंपरिक घरेलू भूमिकाओं तक ही सीमित रखने की घटना का वर्णन करने के लिए गढ़ा गया है, जो भारत सहित दुनिया भर के समाजों में एक व्यापक मुद्दा रहा है। यह शब्द उन सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं को समाहित करता है जो महिलाओं को मुख्य रूप से गृहिणी, देखभाल करने वालों और परिवार प्रबंधकों की भूमिकाओं तक सीमित कर देते हैं, अक्सर उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं, करियर आकांक्षाओं और समग्र स्वायत्तता की कीमत पर। इस प्रतिबिंब में हम गृहिणीकरण की पेचीदगियों, इसके अंतर्निहित कारणों की गहराई से जांच करेंगे और इसके बंधनों से मुक्त होने के लिए कार्रवाई योग्य रणनीतियों का पता लगाएंगे। गृहिणीकरण को समझना। गृहिणीकरण प्रणालीगत और सांस्कृतिक शक्तियों का प्रतीक है जो लैंगिक असमानता को कायम रखती है और सामाजिक-आर्थिक उन्नति के लिए महिलाओं के अवसरों को सीमित करती है। यह विभिन्न रूपों में प्रकट होता है, जिसमें शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक सीमित पहुंच, घरेलू कामों और देखभाल की जिम्मेदारियों का असमान वितरण और अपने करियर को प्राथमिकता देने वाली या गैरपारंपरिक भूमिकाओं को अपनाने वाली महिलाओं का सामाजिक कलंक शामिल है। प्राथमिक तंत्रों में से एक जिसके माध्यम से गृहिणीकरण संचालित होता है, कम उम्र से लिंग भूमिकाओं का समाजीकरण है। लड़कियों को अक्सर व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास से अधिक विवाह, मातृत्व और घरेलू कर्तव्यों को प्राथमिकता देने की आदत होती है। यह समाजीकरण मीडिया, धार्मिक संस्थानों, शैक्षिक पाठ्यक्रम और पारिवारिक अपेक्षाओं के माध्यम से सुदृढ़ होता है, जिससे लैंगिक अपेक्षाओं और सीमाओं का एक स्वस्थायी चक्र बनता है। इसके अलावा संरचनात्मक असमानताएं, जैसे शिक्षा तक सीमित पहुंच, भेदभावपूर्ण भर्ती प्रथाएं और असमान वेतन, गृहिणीकरण की घटना को बढ़ा देते हैं। महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसरों की खोज में व्यवस्थित रूप से वंचित किया जाता है, जिससे घर के भीतर पारंपरिक लिंग भूमिकाओं पर उनकी निर्भरता और भी बढ़ जाती है। गृहिणीकरण की जंजीरों को तोड़ना। गृहिणीकरण की बाधाओं से मुक्त होने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो संरचनात्मक बाधाओं और सांस्कृतिक मानदंडों दोनों को संबोधित करता है। घरेलूकरण को कायम रखने वाली ताकतों को चुनौती देने और उन्हें खत्म करने के लिए नीचे कुछ कार्रवाई योग्य रणनीतियां दी गई हैं। सशक्तिकरण के रूप में शिक्षा,
महिलाओं को सशक्त बनाने और पारंपरिक लिंग मानदंडों को चुनौती देने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच आवश्यक है। इग्नू जैसे खुले विश्वविद्यालयों सहित शैक्षणिक संस्थान महिलाओं को पारंपरिक लिंग भूमिकाओं के दायरे से परे उनकी आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लिंग संवेदनशील पाठ्यक्रम को बढ़ावा देकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों को छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता प्रदान करके और बाल देखभाल सुविधाओं जैसी सहायता सेवाएं प्रदान करके शैक्षणिक संस्थान महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण में आने वाली बाधाओं को तोड़ सकते हैं। आर्थिक सशक्तिकरण। आर्थिक स्वतंत्रता महिला सशक्तिकरण की आधारशिला है और गृहिणीकरण के लिए एक शक्तिशाली मारक है। सरकारों, नियोक्ताओं और नागरिक समाज संगठनों को महिलाओं की आर्थिक भागीदारी के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इसमें ऐसी नीतियां लागू करना शामिल है जो कार्यस्थल में लैंगिक समानता को बढ़ावा देती हैं, जैसे समान काम के लिए समान वेतन, सस्ती बाल देखभाल सेवाएं और लचीली कार्य व्यवस्था। इसके अतिरिक्त उद्यमिता कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण और माइक्रोफाइनेंस तक पहुंच महिलाओं को घर के बाहर आर्थिक अवसरों को आगे बढ़ाने और अपने वित्तीय भविष्य पर अधिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए सशक्त बना सकती है। अवैतनिक देखभाल कार्य की मान्यता और पुनर्वितरण। घरेलू कामकाज और देखभाल की जिम्मेदारियों सहित अवैतनिक देखभाल कार्य का असमान बोझ लैंगिक असमानता को कायम रखता है और गृहिणीकरण को मजबूत करता है। घर के अंदर और बाहर लैंगिक समानता हासिल करने के लिए अवैतनिक देखभाल कार्य को पहचानना और उसका पुनर्वितरण करना आवश्यक है। सरकारें साझेदारों के बीच देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों के समान बंटवारे के लिए सवैतनिक अभिभावकीय अवकाश, रियायती बाल देखभाल सेवाएं और कर प्रोत्साहन जैसी नीतियां लागू कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त परिवारों और समुदायों के भीतर लिंगसमान दृष्टिकोण और व्यवहार को बढ़ावा देने से लिंग भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देने में मदद मिल सकती है। कानूनी और नीतिगत सुधार। भेदभावपूर्ण प्रथाओं को चुनौती देने और लैंगिक समानता को संस्थागत बनाने के लिए कानूनी और नीतिगत सुधार आवश्यक है। इसमें ऐसे कानून बनाना और लागू करना शामिल है जो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल और राजनीतिक भागीदारी सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में लिंग आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं। इसके अतिरिक्त सरकारें ग्रामीण, स्वदेशी और अल्पसंख्यक समुदायों सहित हाशिए पर रहने वाली महिलाओं की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्णय लेने वाले निकायों में लिंग कोटा और लक्षित हस्तक्षेप जैसे सकारात्मक कार्रवाई उपायों को अपना सकती हैं। सामाजिक मानदंड परिवर्तन। गहराई से स्थापित लिंग मानदंडों को बदलने के लिए व्यक्तिगत, समुदाय और सामाजिक स्तरों पर निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। जमीनी स्तर की पहल, सामुदायिक लामबंदी और वकालत अभियान हानिकारक रूढ़िवादिता को चुनौती दे सकते हैं, सकारात्मक रोल मॉडल को बढ़ावा दे सकते हैं और लैंगिक समानता के लिए सहायक वातावरण को बढ़ावा दे सकते हैं। गृहिणीकरण के खिलाफ लड़ाई में पुरुषों और लड़कों को सहयोगी के रूप में शामिल करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लैंगिक समानता से समाज में सभी को लाभ होता है। निष्कर्ष। गृहिणीकरण लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण बाधा का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रणालीगत असमानताओं को कायम रखता है और महिलाओं को उनकी क्षमता को पूरा करने के अवसर से वंचित करता है। पारंपरिक लिंग मानदंडों को चुनौती देकर शिक्षा और आर्थिक अवसरों तक पहुंच का विस्तार करके, अवैतनिक देखभाल कार्यों को मान्यता और पुनर्वितरित करके और कानूनी और नीतिगत सुधारों की वकालत करके हम गृहिणीकरण की जंजीरों से मुक्त हो सकते हैं और एक अधिक न्यायपूर्ण, न्यायसंगत और समावेशी समाज बना सकते हैं। सभी लिंग संबंध ढांचा। पूंजीवाद और पितृसत्ता महिलाओं को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हमने पहले जिन स्पष्टीकरणों पर चर्चा की है वे काफी व्यापक हैं।
कुछ लोगों का तर्क है कि ये स्पष्टीकरण वास्तविक जीवन में सहायक होने के लिए बहुत सामान्य है। उनका कहना है कि एक वर्ग के रूप में केवल महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह इस बात को नजरअंदाज करता है कि पुरुष और महिलाएं कैसे जुड़े हुए हैं। महिलाओं या पुरुषों को अलग अलग देखने के बजाय कुछ लोग लिंग विश्लेषण नामक एक अलग दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं। वे देखते हैं कि कैसे लिंगों के बीच सामाजिक रिश्ते सामान बनाने से लेकर बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल तक हर चीज को आकार देते हैं। यह दृष्टिकोण हर समय महिलाओं पर अधिकार रखने के लिए पुरुषों को ही दोषी नहीं ठहराता। यह शक्ति को एक ऐसी चीज के रूप में देखता है जो सभी लिंग संबंधों में मौजूद है। सोचने का यह तरीका केवल इस बात पर केंद्रित नहीं है कि परिवारों के अंदर क्या होता है। यह इस बात पर भी गौर करता है कि लिंग भेद अर्थव्यवस्था जैसी व्यापक चीजों को कैसे प्रभावित करता है। लैंगिक संबंध केवल इस बात पर निर्भर नहीं है कि पुरुष और महिलाएं कैसे बातचीत करते हैं। वे उन सभी सामाजिक संबंधों के बारे में हैं जो एक पुरुष या महिला होने का अर्थ तय करते हैं। यह सिर्फ जीव विज्ञान के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि समाज किस प्रकार पुरुषों और महिलाओं से अलग अलग व्यवहार करने की अपेक्षा करता है। यह रूपरेखा यह भी कहती है कि लैंगिक असमानता कैसे काम करती है। इसमें सामाजिक वर्ग, नस्ल, जातीयता और धर्म जैसी चीजें बड़ी भूमिका निभाती हैं। यह सिर्फ एक पुरुष या महिला होने के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि ये अन्य कारक समाज में आपके स्थान को कैसे प्रभावित करते हैं और आपके पास कितनी शक्ति है। यह कहने के बजाय कि पितृसत्ता ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मायने रखती है, यह दृष्टिकोण हमें यह समझने देता है कि विभिन्न स्थानों और समयों में लैंगिक असमानता कैसे काम करती है। पितृसत्ता को हर जगह एक समान मानने के बिना पुरुषों और महिलाओं को देखकर यह दृष्टिकोण हमें यह देखने में मदद करता है कि लिंग असमानता विशिष्ट ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भों से कैसे आकार लेती है। इससे यह पता लगाना आसान हो जाता है कि लिंग की परवाह किए बिना सभी के लिए चीजों को बेहतर कैसे बनाया जाए। लैंगिक भूमिकाएं अक्सर सूक्ष्मता से सौंपी जाती हैं, जिसमें अनकहे नियम और प्रथाएं एक लिंग को दूसरे लिंग के पक्ष में रखती हैं। ये प्रथाएं, जैसे श्रम को लिंग के आधार पर विभाजित करना या पारंपरिक मातृत्व और पुरुषत्व को लागू करना, अक्सर प्राकृतिक या जैविक रूप से निर्धारित माना जाता है। हालांकि वे वास्तव में एक जटिल सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा हैं, जो संसाधनों और शक्ति के मामले में एक लिंग को दूसरे लिंग से अधिक विशेषाधिकार देता है। विकास योजनाकारों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि लिंग समाज के हर पहलू को प्रभावित करता है। हालांकि परिवार वह जगह है जहां लैंगिक भूमिकाएं शुरू होती हैं, वे सभी सामाजिक संस्थाओं तक विस्तारित होती हैं। लिंग उत्पादन से लेकर प्रजनन तक, घर से लेकर सार्वजनिक क्षेत्र तक और छोटे पैमाने की अर्थव्यवस्था से लेकर व्यापक अर्थव्यवस्था तक हर चीज को प्रभावित करता है। लैंगिक संबंधों का विश्लेषण करने से हमें यह समझने में मदद मिल सकती है कि महिलाओं को अक्सर विकास पहल में उत्पीड़न और सीमित शक्ति का सामना क्यों करना पड़ता है। कभी-कभी इन पहलों का लक्ष्य मुक्ति होता है, लेकिन कभी-कभी वे अनजाने में दुनिया भर में महिलाओं के लिए दमनकारी स्थितियों को मजबूत कर देते हैं। विकास के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना। महिला विकास का सशक्तिकरण की अवधारणा से गहरा संबंध है। लेकिन सशक्तिकरण का मतलब क्या है और विकास इसे कैसे हासिल कर सकता है? इस शब्द पर बहस चल रही है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि इसे केवल आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के साथ न जोड़ा जाए। आर्थिक भागीदारी हमेशा महिलाओं के जीवन में सुधार नहीं लाती है और उन पर अतिरिक्त काम का बोझ भी डाल सकती है। सशक्तिकरण शक्ति के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसका अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब हो सकता है। जो रोलैंड्स पावर ओवर के बीच अंतर करते हैं, जिसमें दूसरों को नियंत्रित करना शामिल है, और पावर टू के बीच अंतर है,
जो वर्चस्व के बिना नेतृत्व को बढ़ावा देने के बारे में है। सशक्तिकरण में आम तौर पर महिलाओं को निर्णय लेने वाली संरचनाओं, बाजारों और आय तक पहुंच प्रदान करना शामिल है, जिससे उन्हें परिवार, समुदाय या राज्य की बाधाओं के बिना अवसरों को अधिकतम करने की अनुमति मिलती है। सशक्तिकरण पर एक नारीवादी परिप्रेक्ष्य आगे बढ़ता है, आत्मजागरूकता और दूसरों के संबंध में अपने हितों की समझ पर जोर देता है। सच्चे सशक्तिकरण का अर्थ आंतरिक और प्रणालीगत दोनों प्रकार के उत्पीड़न को पहचानना और चुनौती देना है। यह एक प्रक्रिया है, न कि केवल विकास पहलों का परिणाम। कुछ मामलों में विकास लक्ष्यों का लक्ष्य स्पष्ट रूप से महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, जिससे उनमें आत्मविश्वास पैदा हो सके और उनकी पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए परिस्थितियां बन सकें। चिंतन और कार्रवाई 3.5 आप महिला सशक्तिकरण पर कई कहानियां अखबार, जर्नल और पत्रिकाओं में पढ़ते होंगे। उनमें से किन्हीं 2 कहानियों का चयन करें और भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण में शामिल प्रक्रियाओं का विश्लेषण करें। शीर्षक: भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण का विश्लेषण, एक चिंतनशील विश्लेषण। इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण से संबंधित कहानियों पर विचार करने और उनका विश्लेषण करने का काम सौंपा गया है। इस चिंतन में मैंने भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने में शामिल प्रक्रियाओं की गहराई से पड़ताल करने के लिए समाचार पत्रों, पत्रिकाओं जैसे विभिन्न स्रोतों से 2 कहानियां चुनी हैं। कहानी 1, बाधाओं को तोड़ना, एक ग्रामीण महिला उद्यमी की यात्रा। पहली कहानी एक ग्रामीण महिला की यात्रा के इर्द गिर्द घूमती है, जिसने सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और उद्यमिता में कदम रखा। एक रूढ़िवादी गांव में पलीबड़ी, जहां महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे खुद को घर के कामों तक ही सीमित रखें, जब उन्होंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की इच्छा व्यक्त की तो उन्हें कई चुनौतियों और प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि अपने समुदाय के कुछ प्रगतिशील व्यक्तियों के अटूट दृढ़ संकल्प और समर्थन के साथ वह एक सफल उद्यम स्थापित करने में सफल रही, जिसने न केवल स्थानीय महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी योगदान दिया। इस ग्रामीण महिला के सशक्तिकरण में शामिल प्रक्रियाओं का विश्लेषण कई प्रमुख कारकों पर प्रकाश डालता है। सबसे पहले, शिक्षा ने उनकी पारंपरिक मानसिकता को चुनौती देने और उन्हें घरेलू दायरे से परे जीवन की कल्पना करने के लिए सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा तक पहुंच, विशेष रूप से लड़कियों के लिए, एजेंसी की भावना को बढ़ावा देने और उन्हें अपने जीवन के बारे में सूचित विकल्प चुनने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। दूसरे, उसके समुदाय के भीतर प्रगतिशील व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई सहायता प्रणाली उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने और उसकी उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करने में सहायक थी। सामुदायिक सहभागिता और लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने वाली पहल जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण प्रयासों के लिए समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उद्यमिता के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण न केवल महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ाता है, बल्कि समाज में उनकी भूमिकाओं को फिर से परिभाषित करके मौजूदा लिंग गतिशीलता को भी चुनौती देता है। महिलाओं को सौंपे गए पारंपरिक व्यवसायों, जैसे देखभाल और घरेलू काम, से अलग होकर महिलाएं पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति का दावा कर सकती हैं और श्रम के लिंग आधारित विभाजन को चुनौती दे सकती हैं। हालांकि उन संरचनात्मक बाधाओं को स्वीकार करना आवश्यक है जो महिलाओं के उद्यमशीलता प्रयासों में बाधा डालती हैं, जैसे कि वित्त तक सीमित पहुंच, बाजार संबंधों की कमी और अंतर्निहित लिंग पूर्वाग्रह। इन प्रणालीगत चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें नीतिगत हस्तक्षेप, लक्षित कौशल विकास कार्यक्रम और व्यवसाय में महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने के उद्देश्य से वकालत के प्रयास शामिल हों। कहानी 2, शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण,
एक आदिवासी लड़की की यात्रा। दूसरी कहानी हाशिए पर पड़े समुदाय की एक आदिवासी लड़की को सशक्त बनाने में शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति पर प्रकाश डालती है। बुनियादी सुविधाओं तक सीमित पहुंच वाले एक दूरदराज के गांव में पली बढ़ी उन्हें शिक्षा के रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिसमें लड़कों की शिक्षा को प्राथमिकता देने वाले सामाजिक मानदंड, आर्थिक बाधाएं और बुनियादी ढांचे की कमी भी शामिल थी। इन चुनौतियों के बावजूद उनके अटूट दृढ़ संकल्प और उनके परिवार के समर्थन ने उन्हें अपनी शैक्षणिक आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाया। इस आदिवासी लड़की के सशक्तिकरण में शामिल प्रक्रियाओं का विश्लेषण सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में शिक्षा के महत्व को रेखांकित करता है। शिक्षा न केवल व्यक्तियों को बढ़ती जटिल दुनिया से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करती है, बल्कि आत्मविश्वास भी पैदा करती है, खासकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों में जहां उन्नति के अवसर अक्सर सीमित होते हैं। इसके अलावा वंचित पृष्ठभूमि की लड़कियों के लिए शिक्षा तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने में परिवार के समर्थन की भूमिका को कम करके आंका नहीं जा सकता है। कई पितृसत्तात्मक समाजों में परिवार अक्सर लड़कियों की तुलना में लड़कों की शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं, जिससे साक्षरता दर और शैक्षिक प्राप्ति में लैंगिक असमानता बनी रहती है। हालांकि पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देकर और अपनी बेटियों की शिक्षा में निवेश करके परिवार अंतरपीढ़ीगत गरीबी के चक्र को तोड़ सकते हैं और लड़कियों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए सशक्त बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त कहानी एक सक्षम वातावरण बनाने के महत्व को रेखांकित करती है, जो छात्रवृत्ति, बुनियादी ढांचे के विकास और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से लक्षित हस्तक्षेपों के प्रावधान के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा का समर्थन करती है। लड़कियों के छात्रावास, मासिक धर्म, स्वच्छता प्रबंधन कार्यक्रम और परिवहन सुविधाओं जैसी पहल शिक्षा में बाधाओं को दूर करने और सभी के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करने में मदद कर सकती हैं। इसके अलावा इस आदिवासी लड़की का सशक्तिकरण व्यक्तिगत परिवर्तन से परे सामूहिक सशक्तिकरण तक फैला हुआ है, क्योंकि शिक्षा उसे अपने समुदाय के अधिकारों और हितों की वकालत करने में सक्षम बनाती है। परिवर्तन के लिए एक रोल मॉडल और उत्प्रेरक बनकर वह अपने गांव की अन्य लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने और बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे गरीबी और हाशिए के चक्र को तोड़ दिया जाता है। निष्कर्षतः ग्रामीण महिला उद्यमी और आदिवासी लड़की की कहानियां भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण की बहुआयामी प्रकृति को रेखांकित करती हैं। पारंपरिक मानदंडों और रूढ़ियों को चुनौती देने से लेकर प्रणालीगत बाधाओं को दूर करने और सहायक वातावरण को बढ़ावा देने तक महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें शिक्षा, आर्थिक अवसर और सामाजिक परिवर्तन शामिल हों। इन कहानियों का विश्लेषण करके हम महिला सशक्तिकरण में शामिल प्रक्रियाओं और एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी समाज बनाने के लिए आवश्यक रणनीतियों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। चिंतनशील विश्लेषण। इन कहानियों पर विचार करते हुए मैं उनमें चित्रित महिलाओं द्वारा प्रदर्शित लचीलेपन और दृढ़ संकल्प से चकित हूँ। असंख्य चुनौतियों और बाधाओं का सामना करने के बावजूद उन्होंने सामाजिक दबावों के आगे झुकने से इनकार कर दिया और इसके बजाय सशक्तिकरण की दिशा में अपना रास्ता चुना। उनकी कहानियां उत्पीड़न और भेदभाव की जटिल प्रणालियों को चुनौती देने में व्यक्तिगत एजेंसी और सामूहिक कार्रवाई की परिवर्तनकारी क्षमता की एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में काम करती हैं। इसके अलावा ये कहानियां सशक्तिकरण के विभिन्न रूपों के अंतर्संबंध को रेखांकित करती हैं, चाहे वह आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक हो। उदाहरण के लिए, ग्रामीण महिला उद्यमी के आर्थिक सशक्तिकरण ने न केवल उसकी वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ाया, बल्कि उसके समुदाय के भीतर पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं और मानदंडों को भी चुनौती दी। इसी तरह आदिवासी लड़की के शैक्षिक सशक्तिकरण ने न केवल उसका जीवन बदल दिया,
बल्कि उसे अपने समुदाय के अधिकारों और हितों की वकालत करने के लिए भी सशक्त बनाया। इसके अलावा ये कहानियां महिलाओं के सशक्तिकरण के अनुभवों को समझने में अंतर संबंध के महत्व पर प्रकाश डालती हैं। दोनों महिलाओं को लिंग, वर्ग, जाति और जातीयता के आधार पर उत्पीड़न के विभिन्न रूपों का सामना करना पड़ा, जिसने संसाधनों और अवसरों तक उनकी पहुंच को आकार दिया। महिला सशक्तिकरण के लिए समावेशी और न्यायसंगत प्रभावी रणनीति तैयार करने में इन अंतर्विरोधी असमानताओं को पहचानना और संबोधित करना महत्वपूर्ण है। इग्नू के एक छात्र के रूप में इन कहानियों ने भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण की जटिलताओं के बारे में मेरी समझ को गहरा किया है और लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए मेरी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। उन्होंने मुझे अपने स्वयं के विशेषाधिकारों और पूर्वाग्रहों की आलोचनात्मक जांच करने और उन तरीकों पर विचार करने के लिए भी प्रेरित किया है जिनसे मैं सभी के लिए एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत दुनिया बनाने में योगदान दे सकता हूँ। निष्कर्षतः इन कहानियों का विश्लेषण भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण में शामिल प्रक्रियाओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। विविध पृष्ठभूमि की महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों को समझकर हम प्रणालीगत बाधाओं को दूर करने और ऐसे वातावरण को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर सकते हैं जो सभी महिलाओं को आगे बढ़ने और उनकी पूरी क्षमता का एहसास करने में सक्षम बनाता है। निष्कर्ष: आज विकास नीति और योजना में लिंग मुद्दे और लिंग विश्लेषण को महत्वपूर्ण माना जाता है। 1970 के दशक से लिंग को विकास में एकीकृत करने में प्रगति हुई है। सांस्कृतिक रूढ़ियों को बदलने, भेदभाव विरोधी कानूनों को पारित करने और महिलाओं के मुद्दों के समाधान के लिए सरकारी निकायों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हालांकि नारीवादी विकास में लिंग को शामिल करने के लिए अपने लक्ष्यों और रणनीतियों पर पुनर्विचार कर रहे हैं। नारीवादी सिद्धांत विशेष रूप से अपने उत्तराधुनिक रूप में विश्लेषण और कार्रवाई के लिए लिंग को एक सार्वभौमिक संदर्भ बिंदु के रूप में उपयोग करने के लिए संघर्ष करता है। लिंग का पुनर्निर्माण महिलाओं की विविध पहचानों और कभी-कभी परस्पर विरोधी हितों को स्वीकार करता है, जो भ्रामक हो सकता है। यदि विश्व स्तर पर कोई सामान्य लैंगिक हित नहीं है, तो विकास योजना में लिंग को प्राथमिकता देना अर्थहीन हो सकता है। इसके अलावा, जबकि नारीवादियों ने विकास में लैंगिक मुद्दों को उजागर करने के लिए कड़ी मेहनत की, उन्होंने महसूस किया कि सरकारों और एजेंसियों ने वास्तव में विचारधारा को अपनाने या महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त कार्रवाई किए बिना नारीवादी भाषा को अपनाया है। महिलाओं को अक्सर सत्ता तक सीमित पहुंच के साथ सांकेतिक भूमिकाएं मिलती हैं। यहाँ तक कि प्रगतिशील प्रतीत होने वाली सरकारें भी ऐसी नीतियां लागू करती हैं जो पूंजीवादी और पितृसत्तात्मक मूल्यों को प्रतिबिंबित करती हैं, केवल महिलाओं की चिंताओं को सही रूप से संबोधित करती हैं। महिलाओं के लिए समानता और न्याय को बढ़ावा देने वाले नीति दस्तावेज अक्सर केवल शब्द होते हैं, जो वास्तविक परिवर्तन लाने में विफल होते हैं। इस इकाई में हमने विकास में लैंगिक समस्याओं से संबंधित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला का पता लगाया है। चूंकि सभी विकास प्रयासों के लिए मनुष्य महत्वपूर्ण है, इसलिए यदि हम चाहते हैं कि विकास दीर्घकालिक हो तो हम लैंगिक मुद्दों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमने इस बारे में बात की है कि विकास महिलाओं को कैसे प्रभावित करता है, विकास में महिलाओं की भूमिका और महिलाओं के विकास पर विभिन्न विचार,